नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग छायावाद की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि छायावादी कविता में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। हिंदी साहित्य में 1918 से 1936 ईस्वी तक के समय को छायावाद नाम दिया गया है। यानी छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक है। 1918 में छायावाद शुरू होता है और 1936 में जाकर के समाप्त हो जाता है। छायावाद के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें जयशंकर प्रसाद हैं, निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है और महादेवी वर्मा है। इन चारों कवियों को कवि चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। यही चार कवि छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इस युग की रचनाओं की बात करें तो कामायनी इस युग की प्रमुख रचना है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। राम की शक्ति पूजा प्रमुख रचना है। सरोज स्मृति प्रमुख रचना है जो निराला के द्वारा लिखा गया है। पल्लव एक प्रमुख रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है और निहार की रचना महादेवी वर्मा के द्वारा की गई है। ये इस युग की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि छायावादी कविता में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ पर हम लोग छायावाद की विशेषताओं को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषता का अध्ययन करेंगे और भाव पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है स्वतंत्र चेतना। स्वतंत्र चेतना छायावादी कविता की मूल विशेषता है। छायावादी कवि स्वतंत्र चेतना के कवि हैं। यानी छायावादी कवियों के मूल में जो है वो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र चेतना है। स्वतंत्रता इनके काव्य का मूल्य है। यानी स्वतंत्रता जो है छायावादी काव्य का मूल्य है। ये कवि जो हैं धर्म से, समाज से, रूढ़ से, परंपरा से सबसे स्वतंत्र होना चाहते हैं। इनको न तो धर्म स्वीकार्य है, न तो रूढ़ियां स्वीकार्य हैं और न ही बोझिल हो गए परंपरा स्वीकार्य हैं। छायावाद का कवि इन सभी चीजों से स्वतंत्र होना चाहता है। स्वतंत्र चेतना को लेकर के कविता लिखता है। निराला ने लिखा है कि तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जलधारा। यहाँ कारा का अर्थ है बंधन। यानी सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ने की बात निराला इस कविता में करते हैं और सभी प्रकार के बंधन टूटने के बाद जीवन जो है गंगा जलधारा यानी गंगा के जलधारा के समान निर्मल, पवित्र और सुंदर और स्वच्छंद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा विशेषता देखते हैं। दूसरा विशेषता है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता भी स्वतंत्र चेतना से ही निकला हुआ विशेषता है। छायावाद के जो कवि हैं वो वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, वैयक्तिकता की बात करते हैं। वैयक्तिकता जो है इनकी कविता का प्राण है। छायावादी कविता का प्राण क्या है? वैयक्तिकता है। यही कारण है कि छायावादी कवि अपने जीवन के प्रत्येक घटना का वर्णन अपनी कविता में करता है। जो छायावाद का कवि है वो अपने निजी जीवन की घटनाओं का बात अपनी कविता में करता है। एक जगह पर महादेवी वर्मा ने लिखा है कि आज का जो साहित्यकार है वो अपनी कविता में व्यक्तिगत जीवन की बात करता है, अपने हर क्षण की बात करता है, अपने निजी जीवन की बात करता है। निराला ने लिखा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह जो दुख है वो निराला के व्यक्तिगत जीवन का दुख है। यानी निराला या छायावाद के जो अन्य कवि हैं उनके कविता में व्यक्तिकता एक प्रमुख विशेषता है। व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख घटनाओं की बात अपनी कविता में ये कवि करते हैं। तीसरी विशेषता है जिज्ञासा। छायावादी जो कविता है जिज्ञासा से युक्त कविता है और छायावाद का जो कवि है वो जिज्ञासु है। वह संसार के प्रत्येक घटनाओं और उसके कारणों को जान लेना चाहता है। यानी छायावाद का जो कवि है संसार में जो भी घटना घट रही है उस घटनाओं के कारणों को जान लेना चाहता है। इसीलिए वो बार बार अपनी कविता में क्या करता है? प्रश्न करता है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए छायावाद का जो कवि है वो बार बार क्या करता है? प्रश्न करता है और जब उत्तर नहीं मिलता है तो कल्पना करता है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। यानी जब उनको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? कल्पना करते हैं और कल्पना में एक मधुर जगत की कल्पना करते हैं जहां सब कुछ विद्यमान है, सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं। यानी जिज्ञासा क्या करता है? कल्पना करता है। कवि जिज्ञासा से भरा है और जिज्ञासु कवि कल्पना के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर ढूंढता है। आगे बढ़ते हैं, चौथी विशेषता है वेदना। छायावाद की जो चौथी विशेषता है वो है वेदना। वेदना छायावादी कविता में सर्वत्र विद्यमान है। छायावाद का कोई भी कवि ऐसा नहीं है जिसके कविता में वेदना दिखाई नहीं देता है।
लेकिन ये जो वेदना है ये छायावादी कवियों को दुख नहीं देता है बल्कि सुख प्रदान करता है। छायावादी कवियों को आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। ये जो छायावादी कवि है वो इस वेदना से बाहर नहीं निकलना चाहता है, वेदना में ही इसको सुख मिलता है। महादेवी वर्मा ने लिखा है कि वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। यानी जन्म किस में हुआ है? वेदना में हुआ है, और करुणा क्या है? आवास है, इनका निवास स्थान है। यानी ये जो कवि हैं ये अपनी वेदना से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि वेदना में ही इनको सुख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा विशेषता है प्रेम वर्णन। छायावादी कविता में प्रेम वर्णन। छायावादी कवि प्रेम का कवि है। उसका प्रेम मनुष्य से है, प्रकृति से है और ईश्वर तक व्याप्त है। नारी के प्रति उसका प्रेम पवित्रता से भरा हुआ है। छायावादी कवियों का स्त्री के प्रति जो प्रेम है उस समर्पण की भावना पर आधारित है। इसमें मिलन की आकांक्षा कहीं भी दिखाई नहीं देता है, सर्वत्र केवल समर्पण का भाव यहाँ पर दिखाई देता है। इस प्रेम को प्लूटोनिक प्रेम कहा जाता है, जिसमें मिलन की कामना नहीं की जाती है, केवल समर्पण का भाव दिखाई देता है। प्रसाद ने छायावादी प्रेम के बारे में लिखा है कि पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब। यानी प्रेम में कुछ मिलता नहीं है, प्रेम में देना पड़ता है, प्रेम में समर्पण करना पड़ता है। ये छायावादी प्रेम की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। छठी विशेषता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण छायावाद की छठी विशेषता है। छायावादी कवि स्वतंत्रता का प्रेमी है, यही कारण है उसका ध्यान प्रकृति की तरफ आकर्षित हुआ। यानी जब छायावादी कवि स्वतंत्रता खोज रहा था तो उसका ध्यान कहाँ गया? प्रकृति की तरफ गया, क्योंकि प्रकृति ही इस दुनिया में सबसे अधिक स्वतंत्र है। प्रत्येक छायावादी कवि प्रकृति की गोद में बैठकर रचना करता है। यहाँ प्रकृति न केवल आलंबन के रूप में चित्रण हुआ है, कवियों ने उसका मानवीकरण कर दिया है। यानी कवियों ने प्रकृति का जो चित्रण किया है वो मनुष्य के रूप में किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। निराला ने अपनी कविता संध्या सुंदरी में लिखते हैं कि मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यानी जो संध्या है एक स्त्री का रूप धारण करके स्त्री की भांति धीरे धीरे मेघमय आसमान से क्या कर रही है? उतर रही है। यानी धीरे धीरे दिन ढल रहा है, रात्रि का समय आ रहा है, और निराला ऐसी कल्पना करते हैं जैसे लग रहा है कोई सुंदर स्त्री धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। यानी यहाँ पर प्रकृति का जो है मानवीकरण किया गया है, मनुष्य के रूप में चित्रण किया गया है, स्त्री के रूप में यहाँ पर प्रकृति का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सातवीं विशेषता देखते हैं सौंदर्य चेतना। छायावाद की जो सातवीं विशेषता है वो है सौंदर्य चेतना। छायावादी कवियों की सौंदर्य दृष्टि अत्यंत विस्तृत है। उन्हें सुख, दुख, प्रकृति, स्त्री के साथ साथ संपूर्ण जगत सुंदर दिखाई देता है। यानी छायावादी कवियों को हर चीज सुंदर दिखाई देता है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, प्रकृति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब कुछ छायावादी कवियों को सुंदर दिखाई पड़ता है। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है कि सुंदर है सुमन, सुमन कहते हैं फूल को, बेहद सुंदर, यानी पक्षी भी क्या है? सुंदर है। मानो तुम सबसे सुंदरतम, मनुष्य क्या है? सबसे सुंदर है। यानी छायावादी कवि इस जगत के संपूर्ण चीजों की, सभी चीजों को सुंदर मानता है। उसका सौंदर्य चेतना पूरे संसार में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। आठवीं विशेषता है राष्ट्रीय चेतना। छायावाद पर यह आरोप लगाया जाता है कि छायावाद राष्ट्रीयता से कटी हुई कविता है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना भी छायावाद में पाई जाती है। छायावादी काव्य राष्ट्रीय चेतना का काव्य है। इस युग का कवि राष्ट्रीय आंदोलन का रोजनामचा नहीं लिखता है, उसका इतिहास नहीं लिखता है, बल्कि स्वतंत्रता की चेतना को, राष्ट्रीयता की चेतना को मूल्यों के स्तर पर धारण करता है। ये कवि अतीत का गौरव गान करते हैं और जागरण का संदेश देते हैं। और अतीत का गौरव गान करना, जागरण का संदेश देना अपने आप में राष्ट्रीय चेतना है, क्योंकि जब तक हम जागरण का संदेश नहीं देंगे तब तक हमारे भीतर राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हो सकती। यहाँ जागरण राष्ट्रीय जागरण ही है। यानी जो कवियों के द्वारा जागरण का संदेश दिया जा रहा है वो जागरण क्या है? राष्ट्रीय जागरण है, राष्ट्रीय चेतना है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि बीती विभावरी जागरी, यानी जयशंकर प्रसाद यहाँ पर जागने की बात कर रहे हैं। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि जाग तुझको दूर जाना है, यानी महादेवी वर्मा भी यहाँ पर जागने की बात कर रही हैं।
छायावाद का प्रत्येक कवि जागरण की बात करता है और यह जो जागरण है वो राष्ट्रीय जागरण ही है, राष्ट्रीय चेतना से युक्त है। आगे बढ़ते हैं, छायावाद के शिल्प पक्ष की विशेषता देखते हैं। अभी तक हम लोग छायावाद के भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर छायावाद के शिल्प पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। शिल्प पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है काव्य रूप, यानी छायावाद में कविता का स्वरूप कैसा है। कविता प्रबंध काव्य है, कविता खंड काव्य है, कविता मुक्तक काव्य है, यानी कविता किस रूप में कविता की रचना की गई है। छायावादी कविता भाव प्रधान है, उसमें भावना की प्रधानता है, इसलिए प्रगीतों की रचना अधिक हुई है। यानी छायावादी कविता में प्रगीतों की रचना अधिक की गई है। लंबे गीत भी इस समय लिखे गए हैं। कामायनी इस युग का एकमात्र महाकाव्य है, यानी एकमात्र महाकाव्य की रचना इस युग में की गई है, उसका नाम क्या है, कामायनी है। नहीं तो प्रगीत और लंबे गीतों की रचना छायावाद में की गई है। दूसरी विशेषता है भाषा। छायावादी कविता की भाषा खड़ी बोली है, यानी खड़ी बोली हिंदी में इन कवियों के द्वारा रचनाएं की गई हैं। इन कवियों ने खड़ी बोली को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया, यानी द्विवेदी युग में खड़ी बोली में कविता करना शुरू हुआ था, छायावाद उसको उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। छायावाद के जो कवि हैं वो खड़ी बोली को कविता में उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिए। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। छायावादी कवियों की जो खड़ी बोली है, जो इनकी भाषा है, उसमें तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है। अगली विशेषता है छंद, यानी छायावादी कवियों ने किस प्रकार के छंदों को प्रमुखता दी है, किस प्रकार के छंदों में इनके द्वारा कविता लिखी गई है। तो छायावादी कवियों ने छंदों के बंधन को तोड़ा है, यानी छंदों को ये स्वीकार नहीं करते हैं और मुक्त छंद में कविताएं इनके द्वारा करी गई हैं। चौथा विशेषता है अलंकार, यानी छायावादी कविता में किस प्रकार के अलंकार प्रयुक्त किए गए हैं। छायावादी कवियों ने अलंकारों को विशेष रूप से प्रयोग किया है। इनके लिए अलंकार भावों को प्रकट करने का साधन है। अलंकारों के माध्यम से छायावादी कवि अपने भावों को प्रकट करता है। पंत ने लिखा है, यानी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वरन वे भावाभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। कवि इनके द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है, पाठक के सामने लाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा कि छायावादी कविता में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर हम लोगों ने छायावादी कविता की विशेषता को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया है, भाव पक्ष की विशेषता और शिल्प पक्ष की विशेषता। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।